हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक प्रैक्टिस सेट लगवा चुके हैं। रोज़ शाम 8 बजे हमारी क्लास लाइव हो जाती है। हमने कल एक प्रैक्टिस सेट लगाया था और सभी स्टूडेंट ने मेरे साथ उस प्रैक्टिस सेट को किया भी था, और जिन्होंने नहीं किया है वो पहले उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने जा रहा है और इसकी मैं आपको पूरी व्याख्या भी करूँगा, एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि जो प्रश्न है हमारे उसके बारे में क्या क्या पॉइंट पूछे जा रहे हैं। जैसे ऑप्शन बच जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो आप लोग सुनेंगे अच्छे से। और जिनके पास अभी तक हमारी पीडीएफ नहीं पहुंची है वो हमसे संपर्क करें और पीडीएफ को जल्द से जल्द निकलवा लें, क्योंकि जिसके पास ये पीडीएफ है वो तो अपने आंसर लगा रहे होंगे। जिनके पास पीडीएफ नहीं है तो उन्हें दिक्कत आ रही होगी। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग इन पीडीएफ को जल्द से जल्द निकलवाएँ और पढ़ाई शुरू कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, सभी अपने अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर ओपन करें और देखेंगे पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि ए डिक्शनरी, देखते हैं सही से। पहला प्रश्न है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न का सही आंसर आप बताएंगे क्या कौन होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन ग्यूक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदुस्तानी के जो लेखक है जॉन ग्यूक्राइस्ट है। ये 1787 ईस्वी में लिखी गई थी, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है हिंदुस्तानी ग्रामर को 1796 में लिखी गई थी। ये इसकी प्रमुख कृतियाँ हैं, ध्यान रखना। हिंदुस्तानी ग्रामर जॉन ग्यूक्राइस्ट की है और ये 1787 के वो 1796 की है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। कितने अच्छे प्रश्न है स्टूडेंट, सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इसके ग्रंथ के रचनाकार पूछे हैं कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। रामचंद्र शुक्ल है, नलिन बिलोचन शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभिक किस कवि से माना है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभिक किस कवि से माना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, केशवदास, बिहारीलाल, चिंतामणि या मतीराम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। डेल से बयान आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित किन्हो खेल करी जायो न है। काव्य पंक्ति में किस कवि की है ये पूछा है। ठाकुर की है, घनानंद की है, भिखारीदास की है, देव की है। इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगर कहीं कहीं पूछा जाता है कि ऑप्शन नंबर रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग के कवि भी कहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सच्ची उमंग के कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इन्हें, यह बात आपको ध्यान रखनी है ठाकुर को। और एक क्वेश्चन में पूछा था घनानंद को प्रेम के पीर का कवि माना जाता है। घनानंद को किसको, घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, घनानंद। इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ठाकुर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। और ठाकुर को हम क्या कहते हैं, सच्ची उमंग का कवि भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से रीतिमुक्त कवि नहीं है, घनानंद, बोधा, आलम या बिहारी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर जवाब हो जाएगा बिहारी है, जो नहीं है रीतिमुक्त कवि बिहारी। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन होंगे। तो बताएंगे जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो भट्ट केदार है। कौन है, भट्ट केदार। तो आपको ध्यान रखना है जगनिक परमाल राशो है, श्रीधर ये आपकी हो जाएगी रणमल छंद, और नरपति नाला बिशल देव राशो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिशल देव राशो जाकर नरपति नाला का बिशल देव राशो। ठीक है, तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निर्भय भीम व्योम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक बताने हैं कौन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा
रामचंद्र सूरी, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, रामचंद्र सूरी। विशलदेव राशो के नायिका का नाम क्या है? तो विशलदेव राशो की नायिका का नाम बताना है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो विशलदेव राशो की नायिका का नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो राजमती, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, राजमती। और लिखने वाले कौन थे? नरपति नांदा थे विशलदेव को, ध्यान रखना है। नायिका है राजमती, ये बात आपको ध्यान, 1155 ईस्वी में लिखा गया था ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान है, रचना है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सभी आंदोलन से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर जगह वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। पहले कौन से कवि थे, फिर कौन से कवि, फिर कौन से। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। इनका क्रम बता देता हूँ मैं। कबीर का जो है वो 1398 है, 1398 398। तो 1398 कबीरदास है। उसके बाद में 1478 सूरदास हो जाएंगे, 1478 78। उसके बाद में आपका 1492 जायसी हो जाएंगे, 1492 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1492 जायसी। और उसके बाद आपके जो तुलसीदास होंगे दो कब के होंगे, तो लगा देंगे 1532। ठीक है, इनका क्रम आ गया 1398 1478 1497 और 1532। ध्यान रखना कौन कौन से बताए, एक बार और बता देता हूँ, लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। कबीरदास का 1378, सूरदास का 1478, 1398 सॉरी, कबीरदास का 1398 है, सूरदास का 1478 है, जायसी का 1492 है और तुलसी का 1532 है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, इस तरह से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीव सूत्र में वृद्ध देखा है। कौन है? तुलसीदास, सूरदास, जयसी और ग्रंथ। एक बार सही आंसर बताओ, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हमसे पूछा है, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, जायसी। किसका है? जायसी, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, जायसी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल कवि कौन से? रसकांत थे, कुमनदास, रहीम या तुलसीदास। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर जाएगा वो रहीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, रहीम। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है, प्रस्तुत कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, नंदुलारे वाजपेयी। क्या हो जाएगा? नंदुलारे वाजपेयी का है कथन, ठीक है, ध्यान रखना। रामधारी सिंह दिनकर किस किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है, ये बताना है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। और आपको पता है कुरुक्षेत्र को कहा गया है, किसे? कुरुक्षेत्र। इसके बारे में कुछ बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र इसकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं जो है कौन कौन सी है? रेणुका है, हुंकार है, नील कुसुम है, उर्वशी है, सीपी और शंख है, रश्मि लोक है, आत्मा की आंखें हैं, नीम के पत्ते हैं, इतिहास के आंसू हैं। ये सब हमारे रामधारी दिनकर की रचनाएं हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक बार बता रहा हूँ, रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। ये सभी रामधारी दिनकर की अन्य कृतियां हैं, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं। कृति जो है वो कुरुक्षेत्र है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मार्क्सवाद चिंतन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार परंपरा है, कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो ध्यान रखना है। प्रगति, तो 1945 में से स्थापना हुई थी, क्वेश्चन नंबर डी लगा देंगे, प्रगति, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? नकेनवाद के प्रवर्तक कवि पूछा है नकेनवाद। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश। 3 थे ये लोग, ध्यान रखना, नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। इनमें से नए बताएंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं कि नई कविता के विषय में असत्य कथन बताना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही प्रश्न आपको एक बार बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कविता हसमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये चित्र है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो रामचंद्र शुक्ल ने अनुसार इंसान खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा तत्सम शब्दों से। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है तत्सम शब्दों से, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं। वाह, कितने गजब क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। और ये मानते हैं वैदिक हिंसा न हिंसा भक्ति, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, इसको पहला मौलिक नाटक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सी हो जाएगा, लगा देंगे, ठीक है। और ये लिखा किसने था, भारतेंदु कृत था, ये ध्यान रखना, भारतेंदु कृत। आज किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, ध्यान रखना। नाटक है मौलिक नाटक भारतेंदु कृत, वैदिक हिंसा न भक्ति को माना है, ध्यान रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, इस बात का ध्यान रखना। स्कंदगुप्त नाटक में किस चरित्र के बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणनी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वररुचि। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, वररुचि। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन से हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो पढ़कर अच्छे समझ कर करना है आपको कि चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है। तो चक्करदार चोरी उपन्यास के जो लेखक है वो होगा गोपाल गहमरी, गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, गोपाल राम गहमरी। तो एक सही है, गोपाल राम गहमरी लगा देंगे, जिन्होंने जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक भी माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक भी नहीं माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने अन्य उपन्यास लिखे हैं, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि, ये सभी इनके उपन्यास हैं, ध्यान रखना है। इन्हें बस ध्यान रखना है, गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक मानते हैं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों के जान से प्यारी होती है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होती है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान किस पात्र की भाव व्यक्ति है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर अगर आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा अभाव व्यक्ति धनिया, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, धनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है। वाह, गजब क्वेश्चन है। 30, 40, इसका तो आंसर आपको सभी को पता होगा स्टूडेंट, बताएंगे एक बार सही आंसर, नहीं पता तो आंसर टिक करेंगे कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है। प्रभाकर माचवे हैं, कौन है, प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। डायरी की नीरज पृष्ठ किसकी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25। तो डायरी किस नीरज पृष्ठ की कहानी है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो इलाचंद जोशी, किसकी है, इलाचंद जोशी की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य कथन बताना है, कौन सा है, असत्य कौन सा होगा। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। दुलारी बाई कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई थी। नेक्स्ट है उसने कहा था कि कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। वाह, गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताओ कौन से 3 सही हैं, एक गलत है। ये तो आपको पता चल गया होगा कौन सा सत्य है, आपको बताना है। तो 3 तो सही हैं, एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो गलत है वो है रक्षाबंधन। कौन सा गलत है स्टूडेंट, तो यही गलत है, आपको ध्यान रखना है। बैक हो गई यार वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मुखौटा किस लेखिका की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएंगे मुखौटा। तो बताएंगे एक बार सही आंसर, मुखौटा किस लेखिका की कहानी है।
तो मुखौटा जो है वो ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया। इसकी जो अन्य है वो है छुटकारा, एक अदय औरत, प्रतिदिन और सीट नंबर 6, ये भी इनकी है। ध्यान रखना ममता कालिया कौन कौन सी बताई मैंने? छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन और सीट नंबर 6, ये भी ममता कालिया की है। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर के रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। बताएंगे, संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। बताओ क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवोत्थान के कवि के रूप में। नवोत्थान के कवि के रूप में ध्यान रखना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर निबंध में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामदास दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ध्यान रखना है, सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं, बताएंगे एक बार। ऐसा कौन सा निबंध है जो बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन 29 का सही आंसर, तो लगाएंगे चाबुक। तो सर किसका है फिर चाबुक? तो आपको ध्यान रखना है, चाबुक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। बाकी सब इनके ही हैं, जीवन पशु, मेरी मानसिक उपाध्याय और प्रकाश प्रभाकर। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? ठलवा क्लब है, मेरी असफलताएं हैं, मेरे मकान है, मेरे दैनिक का एक पृष्ठ है, निबंध प्रभाकर है, फिर निराश क्यों है, कुछ उबले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरी प्रतिभोज है, मेरा निबंध है, ये भी सभी इनके ही हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मगर जो चाबुक है वो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमने पढ़ ली है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, वो कौन है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सॉरी ठीक है, बी नहीं लगा, ए नहीं लगाएंगे, सी लगाएंगे। प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है, इसकी सरल भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीचों बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, चंद्र शर्मा। अन्य से अनन्य, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इसे वेरी वेरी महत्वपूर्ण करना क्वेश्चन को, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, आईएमपी कर लो। अन्य से अनन्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है, इसका आंसर आपको पता भी होगा शायद, आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि यह एक आत्मकथा है प्रभा खेतान की। किसकी है? आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसकी है? प्रभा खेतान। यह आपको ध्यान रखनी है कि सर ये आत्मकथा है और ये किसकी है? प्रभा खेतान की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मन्नू भंडारी की आत्मकथा बतानी है। मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है वो कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए भैया, बताओ एक बार सही आंसर। मन्नू भंडारी की आत्मकथा, मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? तो मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है वो है, ये है एक कहानी है, ये मन्नू भंडारी की है। बाकी किस किस की है सर बताइए एक बार। पिंजरे की मैना, ये चंद्र किरण सौर रेक्षा की है, सौर रेक्षा ठीक है। अन्य से अनन्य प्रभा खेतान की है, अन्य से अनन्य किसकी है? प्रभा खेतान। और हादसे जो है वो किसकी है? रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता की है, ध्यान रखना है। अगर ये पूछता है कि प्रकाशन वर्ष बताइए, एक कहानी है भी 2007, पिंजरे की मैना 2008, अन्य से अनन्य 2007 और हादसे 2005। इनके जो आत्मकार हैं मन्नू भंडारी हो गए पहले के, तो दूसरे का हो जाए चंद्र किरण सोन रेक्षा, सोन रेक्षा लिख देना, और तीसरे के है प्रभा खेतान, और चौथे के है रमणिका गुप्ता। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अमृतलाल नागर से है, ऑप्शन नंबर बी। भारतेंद्र चर्चा शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ब्रजलात्र दास, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। और स्टूडेंट अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक तो करा करो, ठीक है। किस तरह से मैं वीडियो को प्रोवाइड करा रहा हूँ टाइम निकाल के आपको, ठीक है, आप तक पहुँचा रहा हूँ वीडियो, सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई गलती हो उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। या आप भी जानते हैं कि सर पढ़ना और बिल्कुल ध्यान के साथ चीज़ें करना बहुत बड़ी बात है,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। रोज शाम 8 बजे क्लास आपकी लाइव हो जाया करेगी। आप रोज 8 बजे इस क्लास को जरूर देखा करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हमने कमेंट किया है, क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी जीवनी किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ब्रजरत्न दास ने लिखी थी, ब्रजरत्न दास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सन 42 के संस्मरण इसमें से किस लेखक का संस्मरण कृति है, संरचनात्मक कृति है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर वो हो जाएगा श्री राम शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है, श्री राम शर्मा, ठीक है। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर तो लगाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, लगाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा कैसी है, कहानी है, एकांकी है, रेखाचित्र, रिपोर्टाज है, तो बताएंगे। तो ये क्या है, तो रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, रेखा चित्र विधा है, ऑप्शन नंबर सी। तो महादेव वर्मा कृत नीलकंठ की जो विधा है वो कैसी है, रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगा देना। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर 39 पर आ गए, 39 पर आइए। पीयूष प्रभा में संकलित गौरा नामक रेखाचित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम था? बछड़ा क्या नाम रखा गया था? कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो ऐसे रह जाओगे। पीयूष प्रभा में संकलित गौरा नामक रेखाचित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन 39 का जो सही आंसर होगा वो है लाल मणि, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, लाल मणि रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया था? तो बताएंगे। जैसा लड्डू गोपाल कहते हैं व्यंग्य है ये, तो ऐसे ही पूछा है, हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया था, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा हरिशंकर परसाई ने दिलवाया। सर कितने दिया? हरिशंकर परसाई। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय, ठीक है, ये बात बहुत ही अच्छी है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इसे पढ़ो। इसमें धर्मवीर भारती ने कौशानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। वाह, कौशानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किसमें? ठेले पर हिमालय, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, कई बार पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 42 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इसमें किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। तो काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, वो कौन से? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि। अगर और कोई पूछता है कि इनके अलावा और कितने, उन्होंने कितनी कितनी मानी है, तो जबकि आचार्य बामन ने जो मानी है वो मानी है, आचार्य बामन ने 20 मानी है, ठीक है। क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र को क्या माना जाता है? औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक। आचार्य भोजराज के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सरस्वती कंठाभरण है, कंठाभरण, ध्यान रखना, ये बात भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ओज गुण कहलाता है। सर क्या? ओज गुण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वक्रोक्ति काव्य जीवनतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाला आचार्य कौन थे? वक्रोक्ति काव्य जीवित्रम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कहकर स्वीकार करने वाले आचार्य कौन थे? ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर, तो क्वेश्चन 44 का जो सही आंसर हो जाएगा कुंतक थे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे मशाने दान, उपयुक्त होएगा कौन सा रस होगा? वाह, गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो यह है, इसमें कौन सा रस होगा? तो यह होगा हास्य रस, इसमें हंसी के भाव है, हास्य रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मन ने तन कागज का पुतला, ये तो कई बार पढ़ा होगा आपने। लागे बूंद मिनसी जाए छिन में गरब करे के उतना, आपका मन एक कागज की तरह है, अगर उस पर एक बूंद गिर जाती है तो वह निशान छोड़ जाता है, वैसे ही आपका मन है। अगर कहीं कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों नहीं हो, अगर उसकी आपको खबर मिलती है कि भाई वो आज दुनिया में नहीं रहा है, तो आप नर्वस हो जाते हैं, वही चीज़ है। तो एक दूसरे ईर्ष्या रखने से कोई फायदा नहीं है। ये जब आप दुनिया को दुनिया से मतलब नहीं था, जब ये आपका रस बना था, तो इस रस का नाम बताना है। तो ये रस था शांत रस। कौन सा रस था? शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, ये पता होना चाहिए। दिवसान का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता का छंद बताना है। इस कविता में कौन सा छंद है? तो आपको पता है कि छंद मात्रा के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो कितनी कितनी मात्राएं होंगी यह बात आपको ध्यान रखनी है। मगर ये कविता के रूप में छंद पूछा है स्टूडेंट। क्वेश्चन 47 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो द्रुत विलंबित छंद होगा इसमें, द्रुत विलंबित।
तो ध्यान रखना है ऑप्शन दिवस का समय था यह उतना। कविता और छंद के घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? या क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएंगे। सुमितन पंत का कथन था। किसका था? सुमितन पंत। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सुमितन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक में से संबंध नहीं है? वाह गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर जयमाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, जयमाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है जयमाला चंद्रगुप्त नाटक संबंधित पात्र नहीं है, जबकि एलिश, लीला तथा नीला चंद्रगुप्त नाटक संबंधित है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, विगसे सत्य सरोज सब, हर्षे लोचन भृग। इस पंक्ति के जो अलंकार है वो कौन सा है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताएंगे। तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, दोनों को एक जैसा बताया गया है, जहाँ कोई अभेद रूप से रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारे पास आगे? 51वां क्वेश्चन है। और 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर लगाएंगे। ब्रजभाषा का तो पता ही होगा, मथुरा है ब्रजभाषा का, मथुरा। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? ब्राह्मी लिपि का क्वेश्चन नंबर 52 भी आपको पता होगा कि ब्राह्मी लिपि का जो शुरुआत की थी वो वैदिक आर्यों ने की थी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वैदिक आर्य है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राजभाषा आयोग जो बना था किसकी अध्यक्षता में बना था, पूछा है। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही मोस्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जानो। क्वेश्चन नंबर 53 वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 का फर्स्ट के अनुसार शक्तियों का प्रवेश करते हुए 7 जून 1955 को वीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। 7 जून 1955, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7 जून 1955। ठीक है, कब? 7 जून 1955। ध्यान रखना, लिख देना। 7 जून 1955 को राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1955 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने बनाया था। कंठे बताना है, कंठे ध्वनि है, कंठे ध्वनि है। वाह, कितना गजब क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर यूं ही बता देंगे आप, कंठे में कौन सी आती है तो का आती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सर का, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी? अमीर, गरीब, भिक्षुक। अमीरी, अमीरी है भाववाचक तो सर, अमीरी आ गई भैया। ठीक है, भाववाचक है। विषण है कभी गरीब। ठीक है, ध्यान रखना, अमीर, गरीब, भिक्षुक, विषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में से एक करण कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताना कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 56 बताओ कौन सा होगा करण कारक में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर एक बार बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर लगाइए। तो लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, दर्द के मारे सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। अब भोजन के निमित्त पधारिये, इसमें कौन सा हो जाएगा? फिर संबंध हो जाएगा इसमें। भोजन के निमित्त पधारिये संबंध कारक है इसमें। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, अधिकरण हो जाएगा, आधार है। सरकार गरीब के वास्ते कई योजना चला रही है, संप्रदान हो जाएगा ये भी। ठीक है, के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहले में हो जाएगा संबंध। पहला कौन सा था? भोजन के निमित्त पधारिये, संबंध हो जाएगा और ये कारण है। दूसरा हो जाएगा भोजन के निमित्त पधारिये, हो जाएगा संबंध कारक। दूसरा हो जाएगा सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। और सरकार गरीबों के वास्ते कई योजना चला रही है, ये हो जाएगा संप्रदान। ध्यान रखना। नेक्स्ट, गठरी शब्द बताना है। गठरी शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या विधिलिंग है, नपुंसकलिंग है, बताएंगे एक बार। कहीं सही आंसर क्वेश्चन 57 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 57 गठरी तो स्त्रीलिंग शब्द है सर। क्या शब्द है? स्त्रीलिंग होगा गठरी। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, लड़के ने श्याम को मारा। लड़के ने श्याम को मारा, इस वाक्य में लड़का है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक या एक दोनों वचन। बताओ, लड़के ने श्याम को, रमेश को मारा। लड़के ने रमेश को मारा। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताएंगे। लड़के ने, इस वाक्य में लड़का एक वचन है। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक वचन होगा। ठीक है, इनका मत चक्कर न पड़ जाना, बहुवचन एक वचन होते हैं। बताएंगे संलग्न का संधि विच्छेद क्या होता है? संलग्न। क्वेश्चन 59 पर आ गए। क्वेश्चन 59 का सही आंसर है संलग्न का संधि विच्छेद बताएंगे। क्वेश्चन 59 का सही आंसर होगा वो क्या होगा? सम प्लस लग्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है। रातों रात, कपड़ा छन, पंचपच या ठकुर सुहाती। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा रातों रात। अव्ययभाव समास तो इसमें होगा जहां एक शब्द रिपीट होता है या अनु आप प्रतिभर यथा, ये शब्द मिलते हैं। अनु आप प्रतिभर यथा, अगर उपसर्ग के रूप में ये शब्द मिलते हैं तो वो होता है अव्ययभाव या रातों रात वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो आपको पता है बाकी सब में द्वंद्व समास है, एक में द्वंद्व समास नहीं है, और वो कौन सा होगा? तो परशुराम हो जाएगा। परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखना। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा युग्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है, परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है। निर्विकार शब्द में उपसर्ग बताना है, क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 62 में निर्विकार, तो निर हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर्वि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। सने सने शब्द कैसा है, तो आपको बताया सने सने तत्सम शब्द जिसका अगर विसर्ग हो जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सर, 63 का जो लगा देंगे ए, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 है आशु शब्द का, आशु शब्द है तत्सम है तद्भव है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा, तो तद्भव है आशु, जहाँ चंद्रबिंदी लगती है वो तद्भव कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चंद्रबिंदी वाले शब्द तद्भव होते हैं, चंद्रबिंदी शब्द तद्भव। निम्नलिखित में से शब्दांशों में युग्म में कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। तो कौन सा युग्म गलत है, निशार रजाई, उष्णी पगड़ी, शिरक्रम शिखा, उत्तरी चादर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बताएंगे कौन सा युग्म गलत है। तो 65 का बी गलत हो जाएगा, शिखा, तो ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, 65 का लगा देंगे। गलत युग्म शिक्षक लिखा है क्योंकि शिक्षक का अर्थ पगड़ी या टोपी होता है, ठीक है। क्या होता है, शिक्षक का पगड़ी या टोपी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थ पगड़ी या टोपी होता है। शेष जैसे रजाई, उतरने चादर या दुपट्टा, ठीक है, ध्यान रखना है। उतरे चादर दुपट्टा होता है, दुपट्टा भी कह सकते हैं चादर के साथ साथ, उतरण का मतलब। और उष्णीशम पगड़ी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़ेंगे। अम्बु का सही समानार्थी बताना नहीं है। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द अम्बु का सही समानार्थी शब्द नहीं है, ये बताना है। अम्बु का सही समानार्थी शब्द नहीं है, 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बताएंगे, अम्बु लगाएंगे, फलक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, फलक अम्बु का समानार्थी नहीं है, शेष तीनों अम्बु के समानार्थी हैं। फलक के समानार्थी शब्द आकाश, गगन, नभ आदि होते हैं। फलक के क्या होते हैं, आकाश, नभ और गगन का होता है, ध्यान रखना है। इनमें से सफल शब्द का विलोम क्या होगा, वाह। ये तो सभी बता दो, अपना लगाओ, क्या लगाओगे इसका आंसर, सफल। विलोम नहीं पूछा है, विलोम नहीं पूछा है, ध्यान रखना, कभी असफल लगा दो, ये विलोम होता है। आपसे क्या पूछा है, विलोम नहीं है, ये बताना है। आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी सी कर की, वो साइड में चल रहा है, रात में भी ये अपना काम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, कोई नहीं, आप मेरी तरफ ध्यान दो अब बातों पर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएंगे। तो 67 का हो जाएगा कुफल, ये विलोम नहीं होता। बाकी सर असफल भी होता है, विफल भी होता है, निष्फल भी होता है, यानी कि सफल का तीनों होते हैं पर कुफल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 67 का कुफल नहीं होता है, ध्यान रखना, जबकि सफल के तीनों होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 67 है अनुभुक्त का विलोम बताना है। अनुपभुक्त। एक बार क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर उपभुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सर, क्या लगाएंगे, उपभुक्त। नेक्स्ट, एक की बर्तनी शुद्ध है, वो कौन सी है, अनन्नास, अक्षौणी, आकस्मिक या अकाल। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का बताएंगे, तो अनन्नास की सही है, अनन्नास ये सही है, ध्यान रखना है, ठीक है। आकस्मिक नहीं होता, आकस्मिक होता है, क्या होता है, आकस्मिक। आदर्श बनता है यहाँ पे, आकस्मिक, ठीक है, ध्यान रखना, लिख लो सही, आकस्मिक वर्ड होता है। अक्षौणी होता है, अक्षोहिणी होता है, अक्षोहिणी, ऐसा ही HE पे अक्षोहिणी मात्र लगेगी, लिख कर बताऊँ, देखो मैं बताता हूँ। पहला वर्ड देखो, पहला वर्ड है आकस्मिक, जो वर्ड है इसे लिखा हूँ सी वालों को, ये ऐसा लिखा जाता है आकस्मिक, ठीक है, इस तरह से ये होता है, तो गलत हो गया, ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसमें सा पूरा है, आकस्मिक होता है। और अक्षौणी जो वर्ड है वो कैसे लिखा जाएगा, देखो अक्षौणी लिखते दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि अक्षौणी क्या लिखा जाएगा। देखो अक्षौणी, एक्ष पे 2 मात्रा, ठीक है, अक्षौणी है पे ई की मात्रा और णी, अक्षौणी ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, अक्षौणी, ध्यान रखना, अक्षौणी। और जैसे अकाल वर्ड है तो वो अकाल होता, अकाल नहीं होता, अकाल, जैसे यहाँ लिखा जाएगा अकाल, ठीक है। ये तीनों हमारे गलत लिखे हुए हैं, बल अनन्नास सही है, अनन्नास वर्ड सही है। शुद्ध सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, सही वर्तनी वाला शब्द क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का सी लगा देंगे, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, सी, संभावना, क्या लगा देंगे, संभावना। रित्य अनुसार शब्द शुद्ध शब्द रित्य अनुसार होगा, रित्य, ठीक है, आ नहीं होगा यहाँ पे, ये आ नहीं हटा देंगे यहाँ पे, रित्य अनुसार होता है, रित्य नहीं होता, रित्य अनुसार, ये आ नहीं आता, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है एक तरह से, रित्य अनुसार। कीर्तिवान, कीर्तिमान होता है, कीर्तिवान नहीं होता, कीर्तिमान होता है, कीर्तिवान नहीं होता, कीर्तिमान होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो सही है वो हो जाएगा संभावना। और सत सत नमन, सत सत नमन जो वर्ड रखा वो हो जाएगा सत्य सत्य नमन होता है, सत्य सत्य नमन। और आपको यह ना यहाँ पे ये अंगे नहीं लगेंगे, यानी कि हलंत नहीं लगेंगे, सत सत नमन वर्ड होता है, ये बात। कीर्तिवान, ध्यान रखना, कीर्तिवान नहीं होता, मान होता है, कीर्तिमान। संभावना सही है, रित्य अनुसार होता है, सत सत नमन होता है, इसके आगे बीजिए हट जाएंगे हलंत,
ध्यान, इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का सही बताएंगे, अशुद्ध कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 71 का आपको पास दिख रहा है कि कल, आज और कल अवकाश रहेगा, ये तो गलत बात है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल, आज और कल अवकाश रहेगा, यह अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य कैसा बनेगा, कल, आज और परसों अवकाश रहेगा, ऐसे कहेंगे, कल, आज और परसों अवकाश रहेगा, कल, आज और परसों अवकाश रहेगा। कितने अच्छे से बता रहा हूँ एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करके। अगर आपको अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने उन दोस्तों को जो मुझसे नहीं जुड़े हैं। और स्टूडेंट अगर कहीं मेहनत में कमी हो तो बताइए। एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि जहाँ तक सद सके, वाक्यांश का सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर यथाशक्त हो जाएगा, यथासाध्य। जहाँ तक सद सके यथासाध्य हो जाएगा। जिसकी कल्पना ना की जा सके वाक्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए। जिसकी कल्पना ना की जा सके, तो आप जानते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अकल्पनीय हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अकल्पनीय। जिसकी मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं, तो मृत्युंजय हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मृत्युंजय। ठीक है, ध्यान रखना है, मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सर। निम्नलिखित में मुहावरा है, कौन सा मुहावरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 75 का बताएंगे। तो मुहावरा है भाड़े का टट्टू, ये है मुहावरा। जो वाक्य प्रयोग हो जाए उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे का प्रयोग करते हैं हम। दरोगा जी ने गांव वालों से कहा कि मेरे रहते कोई भाड़े का टट्टू बदमाश आपको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, भाड़े टट्टू का मतलब होता है जिस किराए का आदमी। क्या होता है भाड़े टट्टू, किराए का आदमी। तो दरोगा जी ने कहा कि गाँव में मेरे रहने पर आपको भाड़े का टट्टू बदमाश आपको परेशान नहीं कर सकता। तो वाक्य प्रयोग हो जाता है, उसे कहते हैं मुहावरे। ठीक है, भाड़े टट्टू हो जाएगा मुहावरा। नेक्स्ट, चिड़िया चला निरल जानते हैं आप। आदर तीतर आदर बटेर। ओ वाह, क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 76 बताएंगे, एनमोल वस्तु का संयोग। एनमेल, एनमेल होता है ना, दो वस्तुओं का मेल होता है अनमेल। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे, अनमेल वस्तु का। ध्यान रखना, इधर बोलते हैं आदर तीतर आदर बटेर। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर एक बार बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, अंधे की लकड़ी का तात्पर्य किससे है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का मतलब है अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, एक ही सहारा। नेक्स्ट है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाण विशेष्य का प्रयोग किया था। तो संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया था, विशेषण का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए सर। और क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे सर, सी। भवभूति ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सुख दुखात्मक को रस है, किसकी उक्ति है। सुख दुखात्मक को रस है, किसकी उक्ति है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, इन क्वेश्चन को सही से लगा लेना। तो यह है रामचंद्र गुणचंद्र की, रामचंद्र गुणचंद्र। ध्यान रखना, रामचंद्र गुणचंद्र की है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सुख दुखात्मक रस रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति है। और जो इनकी रामचंद्र गुणचंद्र के नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है वो नाट्य दर्पण की रचना की। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे। दोनों किसके शिष्य थे, ये दो शिष्य हैं, रामचंद्र गुणचंद्र। ये दो हैं, ये हेमचंद्र के शिष्य थे दोनों। ठीक है, ध्यान रखना, दो हैं शिष्य, किसके थे, हेमचंद्र के शिष्य थे। नेक्स्ट है, माल विक्रमित्रम, नाटक के माल विक्रम तो जानते हैं आप, कालिदास लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का ये आंसर लगा दो, कालिदास। कुमार शर्मा, बहुत सारी हैं इनके कालिदास की, मैं लिखाऊंगा भी आपको। सज्जन का संधि विच्छेद करो, क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए। सज्जन का संधि विच्छेद बताइए सभी स्टूडेंट। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी पर शेयर कर दें हम दोस्तों जो अभी मित्र नहीं जुड़े हैं। और स्टूडेंट अगर कहीं मेहनत में कमी हो तो बताइए। क्वेश्चन में 81 का सही आंसर एक बार कमेंट करिए। सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं, कौन सा लगाऊं, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन में 81 का सही आंसर तो सर बी लगा दीजिए, सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताना है, तेजोमय। और क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 82 का तेजोमय, तेज है प्लस में हो जाएगा सर, ओ की मात्रा बताई थी ना आपको मैंने, तेजोमय तेज है प्लस में हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लंबोदर का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बताएंगे, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, लंबा उधर जिसका अर्थात गणेश जी। बहुब्रीहि समास होगा इसमें। जगत शब्द का कौन सा 3 विभक्तियों में कौन सा एक तरफ, वाह एक सा होता है जगत। कितना अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 लगा दें, जगत अभ्यास, जगत अभ्यास, जगत अभ्यास हम बोल देंगे इसे। आदर्श, वह शब्द है जो स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप में होता है। ये हमारे संस्कृत के वर्ड भी चलते हैं थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमुभ्य बोलते हैं इसे, अमुभ्य है, ऑप्शन नंबर ए। तिष्ठादि धातु, ये होगा तीनों पूरे बस। 86 3-4 क्वेश्चन आते हैं रोज, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें पढ़ेंगे। तिष्ठादि, क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर ए लगा देंगे, लट लकार होगा ये। धातु का रूप पूछा है, तिष्ठादि धातु किस रूप में है, लट लकार। आपको ध्यान रखना है। देवदत्त रोचक मोदते स्वतः उपयुक्त प्राणी क्या वर्तते, किसका है, ठीक है, प्रमाण क्या वर्तते पूछा है, वर्तते मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 87 का। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा देवदत्त, ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट,
87वें प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? परिश्रम के बिना 87 तो कर लिया हमने, 87 भी 88 पर आ गए। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, वाक्य कथन की मत करिए। वाह, इस क्वेश्चन को बताओ। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर मुझे एक बार बताएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही लगा लें, परिश्रम के बिना ज्ञान ना प्राप्त। ऑप्शन नंबर वी लगाएंगे, ठीक है, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची फर्स्ट से सम्मिलित करना है। तो करते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित, ठीक है। आना जाना न भाए, जिसके घर जाए लकड़ी खाए। वाह, तो ये आरी हो जाएगा। पहले का क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऐसे आरी। नेक्स्ट दूसरा है अर्थ तो बूझे, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो इसका लगाएंगे दर्पण। क्या लगाएंगे? दर्पण लगाएंगे, ऐसे। एक राजा की अनोखी कहानी, नीचे से बह पीवे पानी। बताओ रानी, नीचे से बह पीवे पानी। क्वेश्चन नंबर इसका लगाएंगे दिए की बाती, दिए की बाती, इसका सीन ये लगा देंगे। और ये लगाएंगे मिले रहे, मिले मिले रहे तो नर नहे रहे अलग, मिले रहे तो नर रहे अलग रहे तो नार। इसका लगाएंगे चना। तो क्वेश्चन नंबर 89 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर मैंने बताया आपको, वो क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन लगा लेना। अगला क्वेश्चन है कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल। इस वाक्य में सिलहली शब्द का अर्थ पूछा है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फिसलने लायक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलहली का जो मतलब होता है वो होता है फिसलने लायक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ के नहीं जाते तो कभी भी इस क्वेश्चन का ये आंसर आप नहीं लगा पाते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक रूप हिंदू तुरुक, एक रूप हिंदू तुरुक, दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102 दोय। यह कविता किस कवि की है? पूछा है नरोत्तम दास, वली दक्कनी, नवल दास या बनारसी दास। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा बनारसी दास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बनारसी दास। नैन चुबाही जस मवट, नैन चुबाही जस महवट, नीरू नागमती वियोग खंड। इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो माघ की छड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। सटीक अर्थ, महावट का जो सटीक अर्थ होगा वो है माघ की छड़ी। ऑप्शन नंबर सी। भाषा के रूप में, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है वो मिलता है खालिक बारी में। ये किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। अमीर खुसरो की रचना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अबलु नशानी अब न नशो, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है? ये पूछा है, तुलसीदास की उक्ति है, ये किस रचना से उद्धृत है, यानी कौन सी रचना से निकली है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा विनय पत्रिका से है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। कहाँ से है? विनय पत्रिका से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तुलसीदास की और कविता जो है रचना वो कौन कौन सी है, तो मैं बताता हूँ आपको। विनय पत्रिका हो गई एक होगी कवितावली, एक गीतावली, एक दोहावली, एक रामचरितमानस और एक हो जाएगी ठीक है, ध्यान रखना ये बातें इतनी वहाँ हो जाएगी। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस और बिना पत्रिका, ये हो जाएंगे, ठीक है। दो कवि राह में गीत गाते, ऐसे याद कर लेंगे। दो कवि राह में गीत गाते, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है, रामचरितमानस। भक्ति काल की भक्ति किस भाव की थी? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर, तुलसीदास की जो भक्ति थी वो किस भाव की थी? क्वेश्चन 95 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 95 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर होगा, तुलसीदास की जो भक्ति भाव थी वो किस भाव की थी? तो क्वेश्चन 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास्य भाव की थी। कौन से भाव की थी? दास्य भाव। इसमें दो के और दास्य भाव बताए हैं, कौन से? जो माधुर्य भाव का जो दास वो थे वो मीरा थी। कौन थी? मीरा, ठीक है। किस भक्ति थी? माधुर्य भाव की थी मीरा, तो ध्यान रखना है, ये मीरा का हो गया। और एक हो जाएगा इसमें सांख्य भाव। जो सांख्य भाव था वो कौन किसका था? तो वो था हमारा सूरदास का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सूरदास का था सांख्य भाव, और ये मीरा का था, और ये तुलसीदास का था। तीनों बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका मिलान आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बता देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही ऑप्शन लगाएंगे आप वो लगाएंगे बी ऑप्शन। क्या लगाएंगे? बी। और बी ऑप्शन में आपको बताया है कि कौन सा क्या है, तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और
चौथे का पहला। इस ऑप्शन को लगा दीजिए, पढ़ना ना इसको सही से। आय जोग सिखमन पाडे, इस पद में संबंधित सही तथ्य क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 97 पर आ गए हैं, तो 97 का जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। यानी कि हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सभी उन्हीं से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देना क्वेश्चन नंबर 97 का। ठीक है, आ जाइए 98 पर आ जाइए सब लोग। ठीक है, नहीं अब इसमें दो ऑप्शन सही हैं, इसमें बी भी सही है और सी भी सही है। दूध घी और भात खाने में भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाना। ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे बी और सी। ठीक है, यहाँ पर लगाना आप लोग। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? क्वेश्चन नंबर 98 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी लगा देना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 99 पर आ गए हैं, कौन सी रचना है जो कवि देव की नहीं है? तो 99 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट करेंगे तो लगा देंगे सी ऑप्शन, अलंकार गंगा। ठीक है, गंगा ये हमारी कवि देव की नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कवि देव की नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, कवि देव की नहीं है ये रामगंगा, यानी कि अलंकार गंगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कवि देव की रचनाएं अन्य विकल्प जो भाव विलास है, अष्टयाम, सुजान विलास कवि देव की रचनाएं हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विलास ये सब कवि देव की हैं। इनकी अन्य रचना भी हैं, भवानी है, विलास है, काव्य है, रसायन है, जाति विलास है, ठीक है, रस विलास है, राग रत्नाकर है, सुग सागर रतरंग है, बहुत सारी हैं कवि देव की। और बाकी तीन आपके सामने है, कवि विलास, अष्टयाम और सुजान विनोद। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए, मैक्सिमम गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित मौलिक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, मेघनाथ वध। ठीक है, ये मौलिक नहीं है, बाकी आपको ध्यान रखनी है। और बता देता हूँ हम आपको कौन कौन सी ठीक है, पिलाशी का युद्ध और व्रत संहार ये भी किया, ध्यान रखना। ठीक है, बट मैथुन गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित मौलिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 100 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है देखिए। 25 क्वेश्चन मात्र बचे हैं बच्चों, बस बने रहे मेरे साथ। अगर आपने अभी भी लोगों को वीडियो शेयर नहीं की है, सभी स्टूडेंट को वीडियो शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, हर दिन नया कंटेंट होगा, हर दिन नए क्वेश्चन होंगे। 1875 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें 15 सेट होंगे, 15 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, फिर हम नए क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो वैसे होते हैं ना विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, उनको कराएंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी इस सीरीज के बाद आप लोग ना रोज पढ़ना मेरे साथ और अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर सर यहाँ से हमने तैयारी अच्छे से कर ली ना तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। और आप लोग सीखना भी आप लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी नॉलेज होगी उतना ही फायदा है, इस बात पर ध्यान। देखो क्वेश्चन नंबर 101 है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, यह पंक्ति किन्हीं किसके द्वारा लिखित है बताओ। अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा, तो आपको बताइए पंक्ति है मैक्सिमम गुप्त की। अब नहीं भूल पाओगे आप कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़े सो मचल कर मात साल, ये मैक्सिमम गुप्त की है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी हो गया। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, बताओ क्या होगा इसका आंसर? ये बताओ कितना अच्छा पॉइंट है। 102 का सही आंसर बताओ। तो राम रावण के युद्ध में रूपायित करने के लिए निराला ने, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आप जानते हैं ना कि राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने सदगत पद मैत्रीनाद योजना अनुप्रास विधान का विशेष बल दिया था। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज़ है, ये सब हमने पढ़ रखा है, तो आपको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है एक, राम की शक्ति पूजा, तो इसमें राम रावण ने युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने साहित्य पद मैत्रीनाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया था, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, आगे कामायनी के निम्नलिखित सर्गों को सही अनुक्रम में लगाइए। वाह, कामायनी के जो सर्ग हैं 15 सर्ग है कामायनी में, कितने हैं? 15। इसमें 4 दे रखे हैं, क्रम से लगाना है, पहले कौन सा है, फिर उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा है। बताओ कितना गजब का क्वेश्चन पूछा गया आपको, बताओ। तो कामायनी में जो सर्ग हैं वो कितने हैं? 15। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी 1936 में, जिसे महाकाव्य के निम्न सर्गों अनुक्रम। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला तो है इसमें चिंता, इसमें चिंता देने रखा था। दूसरा है इसमें आशा होता है, चिंता के बाद आशा। तीसरा होता है श्रद्धा, श्रद्धा भी इसमें नहीं है ना, आशा है। चौथा है इसमें काम, काम भी इसमें नहीं है। पांचवा इसमें वासना, वासना भी नहीं है। छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, लज्जा भी कर्म भी नहीं है। आठवां ईर्ष्या, ईर्ष्या भी नहीं है इसमें। नवा है ईड़ा, ईड़ा भी नहीं है इसमें। 10वां है स्वप्न, स्वप्न भी नहीं है इसमें। नहीं, स्वप्न है, स्वप्न है इसमें। स्वप्न के बाद है इसमें संघर्ष,
संघर्ष भी है, निर्वेद भी है और दर्शन भी है। तो ये तो क्रम से लगे हुए हैं, क्रम से बिल्कुल लगे हुए हैं। ये ऐसे आएंगे स्वप्न, संघर्ष, स्वप्न के बाद संघर्ष है, संघर्ष के बाद निर्वेद है, निर्वेद के बाद दर्शन है। सब क्रम से लगे हुए, बिल्कुल सही क्रम है, बिल्कुल सही क्रम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सर। ये ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ये वाला ABCD, ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे, ध्यान रखना है। एक बार और सुन लो कौन कौन से होते हैं 15 सर। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग होते हैं कामायनी में। मैंने 15 के अंदर नाम बता दिया आपको, 4 सर्ग आपको दे रखे हैं, क्रम से लगाना था, क्रम से भी लगा दिया, ठीक है। क्रम बोला मैंने, बिल्कुल ऐसे आएंगे पेपर में। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? वाह, ओफो, कितना मजे जानदार क्वेश्चन आ गया। बताओ रहस्य के बाद कौन सा आता है? तो आनंद आता है। रहस्य के बाद क्या आता है? आनंद। लास्ट 15वां ही है, रहस्य 14वां है और आनंद 15वां है। तो 104 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस छायावादी कवि की कविताओं में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकन करते हुए आचार्य रामदास शुक्ल ने उसे माधुर्याचार्य का कवि कहा? क्वेश्चन नंबर 105, कितना गजब क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद लगा देंगे सर इसका। क्या लगा देंगे? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, ध्वनि कविता के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 106 पर आ गया सर हम। तो पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवत चरण वर्मा, रामदास मिश्र या रामदास दिनकर। 106 का सही आंसर बताएंगे। 106 का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सर। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 107 पर आ गए हैं। पुष्प पुष्प में तद्रालस लालसा चीख लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे सर। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नेक्स्ट है, काव्य फर्स्ट को काव्य सेकंड से मिलाना है, जली ठोट पर बैठकर यह कई लोगों की लकूक। मैं आपको इसको ऑप्शन बताता हूँ क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोग ना सही आंसर लगा लो। 108 का सही आंसर क्या होने वाला है, आप मिला लेना अपने नोट्स में। मैं आपको इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा होगा? सी। और सी में क्या है? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ठीक है। और इसका मिलान कर लेना, पढ़ लेना इनको कि हाँ कौन सा किस में है। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर होगा वो होगा अकाल दर्शन। क्या हो जाएगा? अकाल दर्शन। कि धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? अकाल दर्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ध्यान रखना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं समाजवाद जनवादी तत्वों का प्रतिष्ठित किया, पहला ऑप्शन। दूसरा है, उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानियों का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु ने प्रेरित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खड़ी बोली का काव्य लेखन किया। क्वेश्चन नंबर 110 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? इनने पूछा है कि सत्य कथन कौन से हैं, ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ये है तो लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 का सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ए सी और डी, ए सी और डी। तो ए सी और डी, ध्यान रखना, ए सी और डी। उन्होंने साहित्य के राष्ट्रीय, फिर भारतीय खड़ी बोली साहित्य रूप दिया और भारतीय ने हिंदी लेखक मंडल को प्रसारित किया। ए सी और डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर ए सी और डी लगा देंगे, ए सी और डी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा कहाँ खुली थी? 111 पर। अगर बच्चों एक बार में समझ में आए ना, वीडियो को 2 बार देख लेना, ठीक है सभी स्टूडेंट। आप ना 1 से 2 बार और चलाना ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। आप कहीं भी बैठे हैं एक बार जरूर देखना, क्योंकि हम जिन जिन प्रश्नों का आंसर बता रहे हैं ना, आप इनको 1-2 बार और सुन लेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा बहुत। हर दिन नया कंटेंट मिलने वाला है। कल कुछ नए क्वेश्चन थे, आज कुछ नए हैं, कल को कुछ नए रहेंगे। आप एक ये समझिए 1875 जो क्वेश्चन की सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये 1875 क्वेश्चन आपको जो मैं रोज प्रोवाइड कर रहा हूँ, 125 क्वेश्चन 15 दिन में आप अपने आप के अंदर एक नया जुनून पाएंगे। देख लेना आप अगर पढ़ते रहो एक बार अच्छे से मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर हम 111 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर बताएंगे वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मद्रास में थी। कहाँ थी? मद्रास, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सर। नेक्स्ट है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक की प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया था? वाह, कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर तो ये कहा गया था पर्णदत्त के द्वारा। किसके द्वारा? पर्णदत्त। पता था आपको? नहीं पता होता ना तो याद हो गया, आप नहीं भूलोगे आप। मनुष्य के मन में सुंदर और कुछ नहीं होता, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं।
वाह, गजब का क्वेश्चन है कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में संवाद किसका है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ एक बार। तुलसी, गंगाराम, नहरीदास, नरहरिदास, और ये है मोहिनी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मोहिनी का है संवाद ये, ठीक है, मोहिनी। परीक्षा गुरु उपन्यास को विविध प्राधिकरणों के शीर्षक हैं, बताएंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों प्रकरणों के शीर्षक हैं। 114 पर आ गए हम, 114 का सही आंसर बताएंगे। तो 114 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आप लगाएंगे 114 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या लगाने वाले हैं आप? वी लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? वी। सी डी और ई, सी डी और ई, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास इसके ये परीक्षा गुरु जो है प्रथम उपन्यास माना जाता है, ध्यान रखना है। परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं इसमें? 41, ध्यान रखना है। पहला है सौदागर की दुकान, अकाल की अधिकता, संगति का फल, मित्र विलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, ठीक है। ऐसे ही 41 हैं, ठीक है। तो हमें इसमें दे रखे हैं कुछ, इन्हें हमें क्रम से लगाना था, तो हमने क्रम से लगाए सी, डी और ई, ठीक है। नोट्स में आपके होंगे, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ मैंने आपको दिखा दिए हैं सी, डी और ई, ठीक है। शीर्षक है, उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक ये पूछा था कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया सी और डी और ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बताया मैंने? वी बताया है 114 का। तो 114 का बी ऑप्शन लगा दो, सी, डी और ई, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ, इसे मोस्ट कर लो क्वेश्चन को, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आपने ऐसे बिल्कुल वेरी वेरी महत्वपूर्ण करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मिलाइए इसे, 1 से 15 को बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसे महत्वपूर्ण कर लेंगे सभी लोग। तो देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी लगा दो। कौन सा लगा दो? वी, इससे हुआ है, ठीक है। ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। लगा दी बी। नेक्स्ट आगे जाओ, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी पूछ लूंगा मैं, ध्यान रखना किसी भी। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। वाह, गजब क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो क्या होगा? डॉक्टर राजगंज की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेवी गोविंद राणा सुझाव, काका कलंग अध्यक्ष था। लगाओ इसका आंसर लगाओ, मैं बताता हूँ आपको क्या लगाना है आपको। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है ना तो निकलवा दिए, मुझसे बता देना, मैं निकलवा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, 95 पेज है इसमें, और रोज के 125 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और देखो, रोज अगर 125 क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, तो अगर आप उसमें से 80-90 क्वेश्चन भी याद कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। देखो, घर ऐसे रहने से और पढ़ने से बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा आप में। आप ना देखो, वीडियो को देखो, 2 से 3 बार सुनो, खुद ही ऑटोमेटिक पता। देखो, अब मैं कोई वाला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बताइए 115 का आंसर क्या होगा, कि देवनागरी लिपि का विकास, तो आप खुद बता दोगे कि सर ये बताया अभी आपने, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। बताओगे नहीं बताओगे? तो यही तो है सब कुछ। आप पढ़ो तो सही एक बार, आपको लगेगा कि हाँ याद हुआ नहीं हुआ, बट आपकी याद हो गया है, बट आपको हाथ हाथ पता नहीं चल रहा है। जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहाँ बिल्कुल बेझिझक आप लगा पाएंगे, पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो इसका लगाएंगे आप 116 का जो आंसर लगाएंगे हम ना, तो वी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, वी डी सी ई ए। तो ऐसे इस तरह से चल रहे, पहले हमारा वी ऑप्शन है, बी में क्या है? माधव, सबसे पहले सुझाव दिया था महादेव गोविंद रनाडे ने, किसने दिया था? महादेव गोविंद रनाडे ने सुझाव दिया था। उसके बाद में महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति बनी थी। फिर सी काका कालेश्वर के अध्यक्षता में गठित सुधार समिति बनी थी। फिर ही आचार्य नवदेव के अध्यक्षता में गठित परिषद बनी थी। उसके बाद में डॉक्टर राजगुरु के अध्यक्षता में गठित परिषद बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है। क्या है? बी ऑप्शन में, बी डी सी ई ए, ऐसा लगाएंगे ऑप्शन। उच्चारण दृष्टि के आधार पर न निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर पूछा है, तो उच्चारण के आधार पर वही होते हैं जो इस पर व्यंजन में आते हैं। अब देखो, ऐसा है कि इस पर व्यंजन के बाहर कौन सा है वो ढूंढना है आपको। जो उच्चारण स्थान के आधार पर रा बाहर है सर, बाकी सब इस पर व्यंजन की सारणी में होते हैं, रा नहीं होता और रा बाहर होता है, ठीक है। देखिए, ऋषि वाले में आता मूर्धन्य में, आता तो मूर्धन्य में ही है, मगर उच्चारण के आधार पर नहीं आता, ये अलग है, ठीक है। 25 होते हैं उच्चारण के आधार पर, जो मैंने आपको बताए थे। क्या रा होता कहीं अंदर? 25 में नहीं होता ना, रा तो बाहर है। बाकी सब होते, गा भी होता, जा भी होता और ना भी होता। रा जो है होता तो मूर्धन्य ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मूर्धन्य नहीं होता, बट ये उच्चारण के स्थान पर नहीं आता है। उच्चारण के स्थान में वही आते हैं जो इस पर व्यंजन की सारणी 25 है। क्या 25 के अंदर है? ये नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे असंगत लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। 17 का सी ध्यान रखना है, क्योंकि टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये वर्ड होते हैं। मूर्धन्य में कौन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब तुमको बहुत सारे 3 और बताए थे आपने, री से, री सा और री से, री सी। तो रा बताया था मैंने, सा बताया था और री से बताए थे मैंने, मगर इनने पूछा है उच्चारण स्थान के आधार पर, इसे पढ़ो। क्या पढ़ो? इस तो उच्चारण स्थान पर वही लगाएंगे 5, जो 5 होते थे, वो ये रा नहीं होता उसमें।
हाँ, अगर ये पूछते हैं मूर्धन्य है या नहीं है, तो मूर्धन्य है 100%। उन्होंने पूछा उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य नहीं है, क्योंकि मूर्धन्य वो 5 ही है, टा, डा, 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 अड़ा। ध्यान रखना। निम्नलिखित संज्ञा संज्ञावाचक शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा पूछा है, कौन सा नहीं है, तो बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए सर हम, और क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमें सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, ये पूछा है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ऑप्शन नंबर 18 का सही आंसर है गंगा। गंगा जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं वाला शब्द नहीं है, गंगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के बारे में बोध हो, उसे कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो हमने कितने पढ़ लिया, 18 पढ़ लिया हमने, 19 20 21 25 तक आने वाले हैं, ठीक है। अब ने पूछा है कि निम्नलिखित में संधि नियमों का संधि विशेष सही नहीं है, बताओ कौन सा गलत है। 119 का तो आंसर खुद ही कमेंट करिए आप लोग, बताओ क्या बताओगे इसका 119 का सही आंसर, मुझे बताओ जल्दी कि सर हम ये बताएंगे इसका आंसर 119 का। 119वें प्रश्न का सही आंसर मुझे बताओ। अगर ये मिला कर लिखा जाएगा ना, तो आपको पता है जगत, ये तो ता की जगह ता होता है सर, ऐसे लिखा जाता है मिला कर, जय ग द, जगत गुरु। सर ये सही है, क्योंकि अगर हम इसे तोड़ कर लिखेंगे तो जगत गुरु लिखेंगे, और अगर मिला कर लिखेंगे ता का तीसरा वर्ड क्या होता है, दा होता है, तो जगत गुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए गलत है इसमें सर, बिल्कुल गलत है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इसे लिखेंगे तोड़कर तो जगत बनेगा, क्या बनेगा, जगत। तो जगत प्लस गुरु। अब अगर ता का तीसरा बनता ता था दा, दा ऊपर दा आता, तो यहाँ ता के जाके आता दा आता, ठीक है, तो जगत गुरु गलत लिखा हुआ है बिल्कुल। सर बिल्कुल साफ साफ गलत है, ऑप्शन नंबर ए लगा देना कि सर जगत गुरु इस तरह से होता है जैसा आपने लिख के दिखाया, जगत दा पर हंस लग जाएगा क्योंकि आधा बनेगा और दा, ठीक है, जगत गुरु। तो सर इसमें क्यों गलत है, क्योंकि सर इसे मिलाकर लिखेंगे तो ता के जाके आता दा आता। नेक्स्ट है महाराजा शब्द का उदाहरण बताओ। महाराजा शब्द उदाहरण किसका है, तत्पुरुष समास का, कामधारय का, विभाव का, बहुब्रीहि का। एक बार कमेंट कर दो सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 का बताना है। तो महान है जो राजा, महान है जो राजा कर्मधारय होगा, महाराजा महान है जो राजा कर्मधारय लगा देंगे। निम्नलिखित मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा संगत है। तो मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से वाह, तो अन प्लस उचित होता, अनु नहीं होता, अन प्लस उचित अनुचित हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यह ध्यान रखना है, अगर हम उपसर्ग देखते हैं ना मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से, तो मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से जो कौन सा संगत है बताना है। 121 अनुचित, अनु प्लस उचित, अनुचित मूल शब्द और उपसर्ग की असंगत है, क्योंकि अनुचित का उपसर्ग होता है अन और मूल शब्द होता है उचित, ध्यान रखना है, तो बनता है अनुचित, ध्यान रखना अन होगा इसमें। अगर मूल शब्द और उपसर्ग की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग और मूल शब्द की बात करते हैं तो अन होगा इसमें, ये उपसर्ग और मूल शब्दों को उचित, ध्यान रखना। तो अन प्लस उचित बनेगा, अनु नहीं बनेगा, ध्यान रखना, अन प्लस उचित अनुचित, तो ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा, अन प्लस उचित बनेगा, ध्यान रखना। लाश किस भाषा का शब्द है, लाश एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए। तो लाश जो है वो तुर्की भाषा का वर्ड है, किसका, तुर्की का। तुर्की भाषा और बताता हूँ, ध्यान में नोट कर लेना। तुर्की भाषा कैची बहुत आता है, कैची, कैची तुर्की भाषा का है। कालीन तुर्की भाषा है, कालीन। चेचक, जाजिम, तलाश, वेगम, बहादुर, ये सब तुर्की भाषा के वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। कैची, कालीन, चेचक, जाजिम, जाजिम, तलाश, बेगम और बहादुर, ये सभी तुर्की भाषा के हैं। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, वाह गजब का क्वेश्चन सर। अक्ल का दुश्मन क्या होता है बताओ, ईर्ष्यालु व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, विद्वान, विद्वान का दुश्मन या मूर्ख व्यक्ति, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर, दो क्वेश्चन बाकी बचे हैं, तो इसका सही आंसर जाओ मूर्ख व्यक्ति। मेरे साथ बने रहा करो, पढ़ा करो, ठीक है, अच्छे से। तो अगला का दुश्मन होता है मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। कंगाली में आटा गीला क्या होगा, 124 का सही आंसर। तो कंगाली में आटा गीला कहते नहीं कि पहले से कष्ट और कष्ट आ गया, तो कंगाली में आटा गीला, ठीक है, ये होता है कष्ट पर कष्ट आना। वेरी गुड सर, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें तो, ठीक है। मुझे पता है कि मैं किस तरह से करा रहा हूँ आपको, ठीक है, टाइम निकाल कर, बस आप लोग पढ़िए, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक करिए वीडियो को। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी में इतने लोग तो ज़रूर होंगे कि आप चाहो तो 10 लोगों से अभी भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं मेरे चैनल को, इतना तो कर सकते हैं ना मेरी खातिर आप लोग। तो बिल्कुल मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आप ये जो सब्सक्राइबर हैं इन 2000 के पार कराने वाले हैं आज में आप, ठीक है। मैं सभी से उम्मीद रखूंगा और मैं वाकई में आपका आभार व्यक्त करता रहूँगा पूरी ज़िंदगी कि हाँ उन वो लोग मिले थे, उन्होंने मेरे चैनल को इतनी आगे पहुँचा दिया,
मैं सोच भी नहीं सकता था। तो देखते हैं कितने लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। अगर आप मेरी मेहनत को देख रहे हैं तो आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है? और ये तुम्हें पता है कि एक जगह बैठकर क्वेश्चन को पढ़ना, समझाना और उनके बारे में थ्योरी बताना और क्वेश्चन के आंसर बताना कितनी बड़ी बात होती है। और बताओ, मैं आपकी वजह से आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप 1875 क्वेश्चन लगाइए तो सही एक बार, फिर उसके बाद बताना कि सर हमारे अंदर कितना एनर्जी हो गई, और पढ़ो इसको, इसका टेस्ट दिया करूँगा मैं। तो दूसरों को उपकार करने वाला पूछा है क्वेश्चन में 125, क्या होगा? तो दूसरों को जो उपकार करता है वही क्वेश्चन में परोपकारी कहलाएगा। जैसे मेरे ऊपर आप उपकार करोगे, ठीक है, दूसरों पर का उपकार करने वाला, ठीक है, दूसरों का उपकार करो, दूसरों का उपकार परोपकारी बन जाओ आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे लगे आपको क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, हौसला बढ़ता है। और ये 125 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर परोपकारी हो गया। तो एक बार जरूर कमेंट करना उस टाइम, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और हो सकता है कि आप अपने स्टेटस पे लगा लें, क्योंकि ये 125 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मामूली क्वेश्चन नहीं है। जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं उनसे भी नहीं हो पाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। तो आप लोग उनको जरूर दिखाएं कि बस थोड़ी सी दिक्कत आती है लाइव पढ़ने में, बस थोड़ा सा मैं सर चाहूँगा कि और अच्छे से पढूँ, क्योंकि आप लोगों को वैसे दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं कहीं भी, ठीक है, हॉस्टल। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।